हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आप जानते हैं एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का जो स्क्रीनिंग एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था उसके हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक सोल्व किए हैं, जो हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, और इसी क्वेश्चन पेपर यानी कि एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का स्क्रीनिंग एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर के बचे हुए क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपको पार्ट 1 जिसमें 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन सोल्व किए गए थे वो आपको पसंद आया, उसी तरह से ये जो पार्ट सेकंड है जिसमें बाकी के 50 क्वेश्चन सोल्व किए जा रहे हैं ये भी आपको क्या बोलते हैं पसंद आएगा। और इसमें हम वैसे ही करने वाले हैं कि हम लोग हर क्वेश्चन का ऑपरेशन करने वाले हैं कि वो कहां से आया है, उसका आंसर क्या है क्या नहीं है। डिस्कशन एकदम आप जान रहे हैं कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होगा और उस क्वेश्चन का रिव्यू होगा। इसके अलावा ये तो आप जानते ही हैं कि हम एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का सेट ए जो आपके पास है, सेट ए जो है उसको हम लोग बेसिकली सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री स्क्रीनिंग जो टेस्ट का क्वेश्चन पेपर उसका पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, इसके पहले मैं आपको 1 मिनट में एक जो क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ करेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग 51 से क्या बोलते हैं शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि in the NMR spectrum tells us how many protons of each kind there are in a molecule, यानी कि एक मॉलिक्यूल में प्रत्येक प्रकार के कितने प्रोटॉन हैं। यह किससे पता चलता है? यह पता चलता है साथियों इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल से, है ना। इससे पिछले पार्ट 1 में मैंने ये आंसर ले लिया था नंबर ऑफ सिग्नल, एक्चुअल में जल्दबाजी में वो जो है वो मैंने गलत ऑप्शन पिक कर लिया। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल है वो इसका सही उत्तर है, और वो कैसे है वो मैं आपको बता सकता हूं। जैसे ये आपने क्या बोलते हैं इथेनॉल है। इथेनॉल में आप देखिए 3 तरह के प्रोटॉन है, ये ए टाइप का, ये बी टाइप का, सी टाइप का। तो प्रत्येक प्रकार के कितने प्रोटॉन है, यानी कि ए टाइप के कितने प्रोटॉन है, बी टाइप के कितने हैं, सी टाइप के कितने हैं, ये डिपेंड करता है सिग्नल की इंटेंसिटी पे। सिग्नल की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें प्रोटॉन उतने ही ज्यादा होंगे। इसका मतलब हर प्रत्येक टाइप के, जैसे इसमें मान लेते हैं 3 सिग्नल हो गए, मैं अंदाजे से ही बना रहा हूं ये। ठीक है, तो इन तीन की जो हाइट है वो बेसिकली इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन, ए में कितने प्रोटॉन है, बी टाइप में कितने हैं, सी टाइप में कितने हैं, उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल बताएगी प्रत्येक प्रकार के प्रोटॉन कितने हैं, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर और उसे हम लोग सोल्व करते हैं और एक एक करके हम लोग आगे करते चले जाएंगे। अब हमारे सामने 51 क्वेश्चन बेसिकली आ चुका है, तो 51 क्वेश्चन को हम लोग 51 जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। बोले हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉम्ब, बॉन्ड नहीं भाई बॉन्ड, ओ सॉरी बॉन्ड नहीं बॉम्ब, ओके। हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रिंसिपल क्या है? तो अरे भाई हाइड्रोजन बॉम्ब तो न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, सुन लो, इसमें क्या दिक्कत है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय आपका संलयन उससे होता है ये। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 52। 52 में ये कह रहा है कि विच ऑफ द स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कौन सी इसमें से नहीं दिखा सकती। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखते जाओ, इसकी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +5 है, +3 है, +1 है, ये क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आप देखो ये सब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है, लेकिन +7 इसकी क्लोरीन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका रिडक्शन तो हो सकता है लेकिन और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये बी, सी और डी वाले जो हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखा सकते हैं, लेकिन ये ए वाला नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये रिडक्शन तो दिखा सकता है लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं दिखा सकता। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ गई +7, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन सा नहीं दिखाएगा? ए वाला, ClO4-। 53 का जो क्वेश्चन है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास
100 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक बॉल है जिसका मास आपके 100 ग्राम है और उसका क्या बोलते हैं वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है भाई? एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसका ये क्वेश्चन है और उसी का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने यहाँ पर जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है वही एज इट इज ही मैंने रखा है, चेंज मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इन्होंने पूछा है आपको वेवलेंथ पूछा है, ठीक है। तो ये आपका डी ब्रोगली का इक्वेशन है, डी ब्रोगली का फॉर्मूला है, ये रहा h/mv। एच की अब देखो ये इन्होंने वैल्यू तो दे दी, क्वेश्चन भी दे दिया, लेकिन एच की वैल्यू बंदा रट के थोड़ी आएगा, इनको एच की वैल्यू यहाँ देनी चाहिए थी क्वेश्चन में, ठीक है। कोई बात नहीं, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपकी ये रही 6.626 इंटू 10⁻⁴ जूल 34 जूल सेकेंड। और एम इन्होंने दिया है, ये रहा ग्राम में, तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है। और इधर आपका 10 मीटर पर सेकंड आपकी क्या है, इस उसकी वेलोसिटी हो गई, v की वैल्यू ये हो गई। अब आप ये कर दो और आप इसको सोल्व करोगे, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आपको पता ही है नीचे 10 है और 0.1 है तो वो कट जाएंगे और ये ऐसे कैसे आपकी वैल्यू रह गई 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो इस लिहाज से आप समझ गए, इसमें जो आंसर है वो आपका ये आ गया है, कौन सा? फर्स्ट आंसर आपका आ गया है। तो एनसीईआरटी का एटॉमिक स्ट्रक्चर का आप देखिएगा, डी ब्रोगली वाला जो टॉपिक है उसमें एज इट इज यही न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो इन्होंने, इनको ज़्यादा कुछ नहीं था, एज इट इज़ मैंने भी वही, इन्होंने उठा लिया तो मैं नहीं उठा सकता क्या? इसलिए मैंने भी आंसर, इन्होंने देखो क्वेश्चन उठाया, ठीक है, तो मैंने आंसर उठा लिया। बात समझ में आई ना? तो दोनों हो गए बराबर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 54। ये बोला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या है भाई? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी 0 से कम होनी चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। ये तो पूरी दुनिया जानती है भाई, है ना। अब तो बच्चा बच्चा जानने लग गया है कि डेल्टा जी निगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। होल हेरोल्ट जो प्रोसेस है इज रिलेटेड टू द मेटलर्जी ऑफ विच मेटल, बोला कौन से मेटल में ये प्रोसेस यूज लेते हैं? एल्यूमिनियम में यूज लेते हैं भाई ये प्रोसेस, होल्ट हेरोल्ट। हाउ डज द बोर मैग्नेटोन जो है वो, बोर मैग्नेटोन ऑफ ए स्पीसीज वेरी विद इट्स मास, मास के साथ बोर मैग्नेटोन है वो कैसे वेरी होती है? तो जो बोर मैग्नेटोन का जो बेसिकली फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। बोर मैग्नेटोन का फॉर्मूला हो गया E और H और नीचे आपका आएगा 4πm। तो जो बोर मैग्नेटोन का जो रिलेशन है मास के साथ में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इसलिए आपका जो बी वाला जो आंसर है वो आपका सही होगा। चलते हैं आगे, और ये आपका हो गया बोरोन कैन नॉट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायंस, बोरोन कौन सा एनायन नहीं बना सकता? देखो बोरोन 6f कैसे जुड़ेंगे भाई? 6f जुड़ ही नहीं सकते, बोरोन का मैक्सिमम जो वैलेंसी है वो 4 है कोवैलेंसी, ठीक है, इसलिए 6 फ्लोरीन तो जुड़ ही नहीं सकते, इसलिए ये नहीं बन सकता। और उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं बन सकता, तो यही नहीं बन सकता, तो यही उत्तर हो गया BF6 3-। 58 क्वेश्चन में आईयूपीएसी नाम पूछा है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है ये। आईयूपीएसी नंबरिंग कहाँ से आएगी? देखो इस जो बंदे ने है वो सही किया हुआ है, 1 2 3 नंबरिंग कर रखी है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। अब 1 पे क्लोरीन है और 3 पे ब्रोमीन है, लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, इसलिए ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन हो जाएगा, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन हो गया, तो ये इसका डी आंसर आ गया, ठीक है। 59, ये देखो भाई पेपर कितने ध्यान से बनाया गया है, आप देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पेपर इन्होंने बहुत ध्यान से बनाया है, इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। और ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन हमने कौन सा किया है। ये 18वां क्वेश्चन है, ये 18वां क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। ये लो 18वां क्वेश्चन देख लेना, ये का यही है, और इसमें नंबर ऑफ आयन पूछा है वो इसके 3 आएंगे। 60 जो है वो भी एक गड़बड़ क्वेश्चन है, डिलीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा डिलीट। द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर, देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकैटायन होता है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम ये जो ऑर्डर है वो पता लगाएंगे। आप समझ रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही गलत है, देखो कैसे इन्होंने पीएच जो है वो 3 अटैच किए हैं कार्बन से, ये देखो pH3 है ना, तो pH3 में इन्होंने क्या किया, इस कार्बन से 3 pH अटैच कर दिया, ये देखो, और फिर उससे एक हाइड्रोजन भी दे दिया, ये देखो CH, और फिर डबल बॉन्ड दे करके CH2 दिया है। तो भाई इतना कार्बन, इतना बेचारा कार्बन के इतने कितने बॉन्ड बन रहे हैं, देखो 6 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पर मिस्टेक हुई है इनसे, यहाँ पर एक ही pH आएगा, ठीक है। तो हम ये जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन ये मानते हुए करेंगे कि यहाँ पर 3 pH नहीं है, यहाँ पर एक ही pH है, ठीक है। अब
तो आप समझ ही गए, ये मेरे ख्याल से डिलीट में चला जाएगा, ये क्वेश्चन जाएगा ही, 100% जाएगा। अब हम कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एल्कीन दिखाती है, उसमें कार्बोकैटायन बनता है और उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे। अब आप इन सब के कार्बोकैटायन बनाओ, देखो इन सब के आप कार्बोकैटायन बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये वाला जो कार्बोकैटायन बनेगा ना, जिसमें 2 आपकी पीएच रिंग हो, ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा हो, तो ये जो कार्बोकैटायन है ये बेसिकली आपका टर्सरी कार्बोकैटायन है, जिसमें दो आपकी बेंजीन रिंग इस कार्बन से जुड़ी हुई है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो आंसर देखो थर्ड ज़्यादा रिएक्टिव सिर्फ एक में ही है, इसलिए आंसर यही होगा। अब आप देख लो सेकंड वाले में, आप देखो एक पीएच है और एक ये है, ये भी टर्सरी बनेगा लेकिन एक पीएच की जगह CH3 है, तो ये उससे कम स्टेबल है। उसके बाद में फर्स्ट है, उसमें आपका एक पीएच है, एक हाइड्रोजन है, ये कम स्टेबल है, ठीक है। और उसके सबसे लास्ट में ये NO2 का आपका माइनस इफेक्ट, -M इफेक्ट लग जाएगा या -I इफेक्ट भी लगेगा, कुल मिला के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा, इसलिए ये जो है ये कार्बोकैटायन आपका क्या हो गया, कम स्टेबल हो गया। तो ये आपका फोर्थ है, वो सबसे लास्ट में है। तो कार्बोकैटायन बनाओ और स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करो, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ठीक है। 61 बोला है, वो अभी देखो, अभी फोटोकेमिकल स्मोक का क्वेश्चन आया था ना जिसमें PAN था, ठीक है। तो अब बेसिकली PAN है क्या, इन्होंने ये पूछ लिया। तो PAN क्या है, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, जो फोटोकेमिकल स्मोक में होता है, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। ओके, जो 62 का जो क्वेश्चन है, वो 62 क्वेश्चन ये कह रहा है कि HCl गैस को हम पास करते हैं किसमें, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट के सेचुरेटेड सॉल्यूशन में HCl गैस को हम पास करते हैं, तो बेसिकली ये बोलते हैं कि NaCl प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो देखो भाई, प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रेसिपिटेशन की कंडीशन है कि जो आयनिक प्रोडक्ट है आपका, आयनिक प्रोडक्ट वो आपके सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाना चाहिए। जैसे ही ये होगा वैसे ही आपका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो ये खुद ही कह रहा है कि NaCl की का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इसका मतलब कंडीशन भी ये फॉलो हो रही है। इसका मतलब ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, द आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वेरी वेरी सिंपल, सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। 63 में देख लेते हैं, ये बोले हैं हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका है बोल करके। तो देखो, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो दोनों हैं ये तो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड के हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के हैं, इसलिए इनमें तो पेयरिंग हो जाएगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें तो कम होगा। ये दोनों वीक फील्ड के हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकाल लेते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3+ है, इसमें आपका CO का 3+ है, ठीक है, दोनों के 3+3+ है। इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका Fe3+ का है, D5 है, और इसमें इसका D6 है। D5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, D6 में आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। तो ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe3 में है, Fe3 में होने की वजह से इसी का जो है हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक के बाद एक हम क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। इसमें बेसिकली इन्होंने ये कहा है, मैं एक बार ये साफ कर देता हूँ, हमारे पास डिजिटल बोर्ड में सारी सुविधाएं हैं, ये इन स्टूडेंट्स ने कोशिश करी है आंसर निकालने की, कोई बात नहीं। तो अगला देखते हैं, 64 का जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। ये बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि इन द रिएक्शन HBr KCN H3। देखो भाई, ये रिएक्शन ही पूरी नहीं लिखी, मतलब हो गई ना कमाल, ये क्वेश्चन डिलीट में जाएगा, ये क्वेश्चन डिलीट में जाएगा। कम से कम 5-6 क्वेश्चन डिलीट में गए भाई, ठीक है। तो ये इन्होंने रिएक्शन ही नहीं लिखी, इन द रिएक्शन HBr KCN H3O हीट एक्स इज, अरे कौन सा एक्स इज भाई, रिएक्शन तो पूरी लिख, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन का सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली ये रिएक्शन का सीक्वेंस क्या है और ये क्या लिखना चाहते थे, क्या इनको करना है, मैं आपको बताता हूँ। HBr KCN ये हो गया ना, ये मैंने ये ऑप्शन देख करने के बाद मैं आपको बता पा रहा हूँ कि क्या इसमें होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेना है बेंजाइल एल्कोहल, क्या लेना है, बेंजाइल एल्कोहल CH2OH, ठीक है। उसकी रिएक्शन आप HBr से कराओगे, HBr से कराओगे तो आपको पता है OH की जगह Br आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। जैसा कि हम हेलो एल्केन वाले चैप्टर में हमने कराया है, ये बन गया OH की जगह Br और ये बेंजाइल ब्रोमाइड आ गया, ठीक है। अब उसकी रिएक्शन यदि आप KCN से कराओगे तो ये SN रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और CN जो है न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को रिप्लेस कर देगा, तो ये आपका कंपाउंड बन गया, ये रहा, ये लो, ये आपका बन गया CH2 और CN आ गया। अब उसके बाद में सबसे लास्ट में हाइड्रोलाइसिस है। अब आप जानते हो कि जो CN वाले जो कंपाउंड होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट इसमें ये बनेगा आपका CH2 और COOH। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका फिनाइल इथेनोइक एसिड,
ठीक है। तो बेसिकली इसमें इतना 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 और यहां तक रिएक्शन देना था और यहां x लिखना था इनको, फिर पूछना था कि x क्या है, ठीक है ना, फिर पूछना था कि x क्या है, या फिर बीच में भी ये गायब कर सकते थे इनको। कुल मिला के ये जो x है फाइनल प्रोडक्ट पूछना चाहते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये है फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन का सीक्वेंस मैंने बता दिया है। क्वेश्चन ये डिलीट में जाएगा क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी हुई नहीं है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिथेनॉल ऑन हीटिंग विद सैलिसिलिक एसिड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 किसकी स्मेल देता है? तो देखो भाई, इसका जो इक्वेशन है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर मैं ले आया हूँ, और वो जो इक्वेशन है उसको मैं गोला कर देता हूँ। ये लो, आप भी क्या याद करोगे, ये लो मैंने बॉक्स बना दिया। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ये लो, ठीक है। अब जो भी है वो ठीक है, क्या करना है अब देख लो जरा। ये कह रहा है मिथेनॉल ऑन हीटिंग विद सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड के साथ हीटिंग करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की डालेंगे, तो स्मेल किसकी आएगी बोल करके, तो स्मेल आएगी ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की, इसकी स्मेल आएगी, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन आप देख लो, ये रहा आपका सैलिसिलिक एसिड, ये रहा मिथेनॉल और ये रहा H2SO4। तो मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट बनता है जिसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं बेसिकली। तो इसकी जो स्मेल आएगी, ठीक है, तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है, मिथाइल 2 हाइड्रोक्सिल बेंजोएट, मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट है जिसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से बोलते हैं, इसलिए इसकी जो स्मेल आएगी उसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की स्मेल। इसलिए आप समझ गए, सैलिसिलिक एसिड को मिथेनॉल के साथ हीटिंग करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की स्मेल आएगी क्योंकि बनेगा इसका प्रोडक्ट मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, ठीक है। कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड, देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है एस ब्लॉक का, कि वो कंपाउंड जिसको स्पेस व्हीकल्स यूज करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए भी यूज करते हैं, और आपका ये जो है O2 लिबरेट करने के लिए भी यूज लेते हैं। तो ये तो फेमस टाइप का क्वेश्चन है। सोडियम आपका जो पेरोक्साइड है वो इसमें एक्सपर्ट है इस तरह के काम में, ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। तो ये एस ब्लॉक का रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन था। ये NCERT से कुछ उठाया हुआ स्क्रीनशॉट है, देखते हैं किस क्वेश्चन में काम आएगा, आगे शायद काम आना चाहिए। ये रहा भाई, ठीक है, ये रहा, इसी क्वेश्चन में वो काम आएगा। एल्कली मेटल डिसोल्व इन लिक्विड NH3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? अच्छा, नॉट ट्रू पूछा है, ओके, तो इसमें देख लेते हैं। अच्छा, नॉट ट्रू, ओके, तो फटाफट पढ़ते जाते हैं। इट बिकम्स ब्रॉन्ज कलर ऑन कॉन्सेंट्रेशन, तो भाई ये आप, इन्होंने कहा है कि एल्कली मेटल को आप अमोनिया में डिजोल्व करो, ठीक है, अमोनिया में डिजोल्व, चलो यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार। ये देखो, ये रहा ब्रॉन्ज कलर, ये बात एकदम सही है, तो ये एकदम स्टेटमेंट ट्रू है। ये लो, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ड्यू टू सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, इट बिकम्स डाईमैग्नेटिक, भाई डाईमैग्नेटिक क्यों हो जाएगा? ये फॉल्स है, क्योंकि ये सोलवेटेड जो आपका इलेक्ट्रॉन है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है, डाईमैग्नेटिक नहीं होता। तो ये फॉल्स है, इन्होंने पूछा है नॉट ट्रू बोल करके, सी आंसर हो गया। सॉल्यूशन बिकम कंडक्टिंग, यस, ये तो कंडक्टिंग होगा ही होगा क्योंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसोल्व करते हैं तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं हमें, और वो जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, उसकी वजह से वो जो सॉल्यूशन है वो पैरामैग्नेटिक होता है और कंडक्टर होता है, ठीक है। तो यही मैं आपको NCERT के इस पैरा से, देखो ये क्वेश्चन उठाया गया है, ये लो, अब मैं आपको आराम से सारी लाइनें है वो मैं बता देता हूँ। एक तो इन्होंने कहा है ब्लू कलर का होता है, ये देखो डीप ब्लू कलर, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल डिसोल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू कलर, ठीक है, और कंडक्टिंग होते हैं नेचर में, तो इन्होंने कह ही दिया कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है। अब देख लो ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ओके, और ये पैरामैग्नेटिक होता है। ये देखो, ये सारे के सारे पॉइंट उठाए उन्होंने यहाँ से, पैरामैग्नेटिक होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कर देंगे तो ब्लू कलर ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है, ये इनका पहला ऑप्शन था, ठीक है। और बाद में डाईमैग्नेटिक होता है, यानी कि डाईमैग्नेटिक होता तो है लेकिन कब होता है? कॉन्सेंट्रेटेड में होता है, और ये इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने सीधा ही लिखा है कि डिसोल्व करते हैं तब क्या होता है, तो भाई डिसोल्व करते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक रहता है, ठीक है। डाईमैग्नेटिक तो कॉन्सेंट्रेटेड करने पे लिखते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो आपका जो फॉल्स है, मतलब ये तो ट्रू है, जो फॉल्स है वो यही है, इट बिकम्स डाईमैग्नेटिक। यदि ये लिखा होता कि इट बिकम्स डाईमैग्नेटिक ऑन कॉन्सेंट्रेशन, तब ये भी सही हो जाता, लेकिन अभी ये फॉल्स है, ठीक है। तो यही इसका उत्तर है। आपने देखा एक पैराग्राफ से किस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। अब ये जो सवाल है ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ झंझट झोड़ बिल्कुल भी नहीं है। ये इन्होंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज रेट दी है किसकी?
आपकी अच्छा इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया इन्होंने, पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, NO2 के प्रोडक्शन का रेट पूछा है, ठीक है। तो भाई आप जानते हो ये जो केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके बेसिस पे हमें अंदाजा लग रहा है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है उसका फॉर्मूला क्या है। NO2 के रेस्पेक्ट में पूछा है ना, NO2 प्रोडक्ट है, तो इसी के लिए लिखते हैं 1/4 और आपका डेल्टा NO2 और डेल्टा आपका T, ये हो गया, ठीक है। ये इसका रेट इक्वेशन है NO2 के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन। अब इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन तो दिया है, पूछा क्या है, NO2 के फॉर्मेशन का रेट। तो ये जो 1/4 है इसको हम इधर लाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 4 इंटू आपका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ये वाली टर्म क्या है, ये है NO2 के फॉर्मेशन का रेट, ठीक है। तो अब आप रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.79 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.8 ही हो गया ये तो बेसिकली, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली 27 के आसपास आएगा, ठीक है। अब 27 के आसपास आएगा तो 27 इंटू आप 10⁻⁻4 लगा सकते हो, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या किया है 2.72 कर दिया और इसको 10⁻³ कर दिया, तो कोई बात नहीं, हम भी कर देते हैं, इसको -3 कर दो तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो ये 2.7 इंटू 10⁻³ तो आप समझ गए जो रेट ऑफ रिएक्शन थी उसको 4 से मल्टीप्लाई करना था। क्यों? क्योंकि आपका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 है वो रेट ऑफ रिएक्शन का 4 गुना है। कैसे? ये देखो ये आपका NO2 का 4 मोल बन रहा है, इसका मतलब जितनी देर में ऑक्सीजन का 1 मोल बनता है उतनी देर में NO2 का 4 मोल बनता है, यानी कि इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन का 4 गुना है, इसलिए इसका प्रोडक्शन का रेट निकालने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 6 पॉइंट जितना भी है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ओके, यहाँ पर मैं वापस आपके लिए ये जो क्या बोलते हैं इक्वेशन है वो मैं उठा के लाया हूँ एज इट इज़, ताकि टाइम नहीं लगे सॉल्यूशन करने में। और अब इस क्वेश्चन को है वो फटाफट पढ़ते हैं। ये बोला है 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, ये रहा 1 पे फिनाइल और 2 क्लोरोप्रोपेन ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक केवल। देखो ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, आप जानते हो बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें अल्फा कार्बन से आपका हेलोजन जाएगा, जिस कार्बन से देखो हेलोजन जुड़ता है वो अल्फा है, ये अल्फा है। अब बीटा से आपके चक्कर ये पड़ गया कि ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो हाइड्रोजन किधर से जाएगा बीटा एलिमिनेशन में, जिधर से हाइड्रोजन जाएगा वहीं डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो इसके लिए सेटजेफ का रूल लगेगा, और सेटजेफ का रूल क्या कहता है, वो कहता है कि मोर स्टेबल एल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब मोर स्टेबल एल्किन कौन सी हो गई, वो हो गई मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन कब बनेगी, जब यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड आपका यहां आएगा, तो वो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन हो गई, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सेटजेफ का नियम लगेगा और ये मेजर प्रोडक्ट है। तो अब आप देख लो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 फिनाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है 1 फिनाइल प्रोपेन, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। बात आपको समझ में आ गई। तो ये हेलो एल्केन वाले चैप्टर से था और ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल था, जिसमें अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, यहाँ दो पॉसिबिलिटी। तो सेटजेफ का नियम आ गया। सेटजेफ का नियम कहता है मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मोर सब्सटीट्यूटेड में हमने हाइड्रोजन यहां से उड़ाना पड़ेगा, इसलिए 1 फिनाइल प्रोपीन आपका बन गया मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका ऑर्डर तो इन्होंने देखो पूछ लिया। ये भी मतलब क्या क्वेश्चन बना रहे हैं, देखो दो क्वेश्चन तो हो गए कॉमन और सेम कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहे हैं। वो O2 और जिनोन का आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होता है, वो इन्होंने रिपीट किया है 2-3 बार। ये अब ये कॉन्सेप्ट वापस रिपीट कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन में ये ऑर्डर पूछ लिया, आपको पता है ना ऑर्डर पूछा था शुरू में, 1-2 क्वेश्चन था उसमें ऑर्डर पूछा था इसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। यहाँ पूछा है एसिडिक क्यों होता है बोल करके ज्यादा, तो भाई H2S क्यों होता है, वहां तो हमने लिया ही था कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो एलिमेंट और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड वीक हो जाता है, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो जो HS बॉन्ड है वो वीकर है एज कंपेयर टू OH, ये इसका सही रीजन आएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं आएगा, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, यदि वो रीजन काम करता तो H2 जो होता है ना ज्यादा एसिडिक, H2S थोड़ी होता है, यहाँ तो H2S ज्यादा एसिडिक है, बात समझो। तो H2S क्यों एसिडिक है, क्योंकि H और S का जो बॉन्ड है वो वीकर है OH बॉन्ड के कंपेरिजन में, इसलिए आसानी से टूट जाता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही था। अब ये देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने दिया है। गैस फेज की एक रिएक्शन है PCl5 PCl3 और आपका Cl2 में, इन्होंने कहा है कौन सा करेक्ट है। देखो भाई अब हमें तो ज्यादा आती नहीं है, इतना ही आता है कि यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए गैसियस, वो भी इसका मतलब डेल्टा S जो है एंट्रोपी
वो बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है। इसका मतलब डेल्टा एस क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, या हम कह सकते हैं डेल्टा एस 0 से ज़्यादा हुआ। अब यहाँ डेल्टा एस निगेटिव है, ये भी नहीं है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है। एक अकेला ऑप्शन है जिसमें डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो हम डेल्टा एच का ऑप्शन देखें ही क्यों, हम तो नहीं देखेंगे, क्योंकि जो दिया हुआ है वही सही है। तो डी इसका ऑप्शन सही है, एंट्रोपी बढ़ रही है। उसी से बेसिस पे एंट्रोपी आंसर आ गया। इन्होंने मतलब माइंड इतना लगाया नहीं कि भाई बच्चा बिना एंथैल्पी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चा ऐसे निकाल देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ कोई आपसे यदि पूछ ले कि एंथैल्पी पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है, वो क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब बॉन्ड टूट ही रहा है, बन नहीं रहा कोई बॉन्ड, बॉन्ड टूट रहा है। तो बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए आपकी क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और वो डेल्टा एच क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर ऑब्टेन्ड, ये बोला आईआर के ये बैंड मिलते हैं, ठीक है। एक जो आपके कंपाउंड है उसके लिए ये बैंड्स मिलते हैं आईआर के। तो अब आप इनको देखते जाओ, फॉलोइंग जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो कौन कौन से हैं, फटाफट देख लेते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला ये है C2H6O। अब देखो C2H6 जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो आप यदि दिमाग लगाओगे तो आपको दो ही कंपाउंड मिलेंगे इस फॉर्मूले के, ठीक है। एक कौन सा, एक आपको मिलेगा CH3 ऑक्सीजन CH3, ठीक है। एक तो ईथर मिलेगा, एक आपको मिलेगा CH3 CH2, और एक आपको मिलेगा एल्कोहल। यही तो मिला आपको, मेजोरिटी ऑफ केसेस में यही मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा तो कोई मिलेगा नहीं C2H6O का, ठीक है। अब आप ये देखो जरा कि इन दोनों में से ये बॉन्ड कौन दिखाता है, मैं आपको बताता हूं कौन दिखाता है। देखो ईथर में है ना, ईथर में CO बॉन्ड हो सकता है, ये हो सकता है। CH का स्ट्रेचिंग बॉन्ड हो सकता है, यानी कि ये जो है ना, ये CO का स्ट्रेचिंग बॉन्ड है, ये लो, ये CH के स्ट्रेचिंग बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग बॉन्ड है, ये लो। ये OH का स्ट्रेचिंग बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का OH का स्ट्रेचिंग बॉन्ड है अल्कोहल के लिए। तो यदि ये बैंड आ रहा है IR स्पेक्ट्रा में, तो ईथर तो नहीं हो सकता, सिर्फ यही हो सकता है। और इसमें आप देखो CO बॉन्ड भी है, इसका मतलब अल्कोहल में ये बैंड भी आएगा। ये दोनों CH के हैं, इसलिए ये बैंड भी आएंगे, और OH का आ ही रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा सा है, अल्कोहल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये रहा अल्कोहल। भाई अल्कोहल का जो बॉन्ड है वो ये थोड़ी ना दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। बात आपको समझ में आ गई? तो इसमें आपका अल्कोहल है। आगे चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ आपका ऑक्साइड है, ठीक है। जो ऑक्साइड्स की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो हमें बतानी है बेसिकली। तो ये एस ब्लॉक से इन्होंने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो ऑर्डर तो देखो, इन्होंने जो टिक लगाया हुआ है वो एकदम सही है। नॉर्मल जो ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं आपके परऑक्साइड से, और परऑक्साइड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं आपके सुपर ऑक्साइड से। अब इसका रीज़न देखो, आप क्या लगा सकते हो, मैं सीधा सा, ज़्यादा कुछ इसका रीज़न है, दम नहीं है उसमें। आप देख लो ऑक्सीजन का जो 2- चार्ज है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब ज़्यादातर आप देखो ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में होती है, तो ये तो पता है कि ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है। O2- की सिचुएशन में इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, इसलिए ये सब ज़्यादा स्टेबल है। अब जैसे जैसे माइनस का चार्ज जो है वो कम होता चला जाएगा, -1, यहाँ -2 चार्ज है, -1 और -12, जैसे जैसे चार्ज कम होता चला जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। अब आपका ऑक्साइड है, ऑक्साइड में आपका O2- है। अब जो आपका अगला आ गया परोक्साइड है, परोक्साइड में आपको पता है O2 होता है, तो O2 में चार्ज एक ऑक्सीजन पे -1 आया, ठीक है, परोक्साइड में। और आपको पता है सुपर ऑक्साइड है, वो होता है O2-, यानी कि एक ऑक्सीजन पे आपका -12 चार्ज आता है। तो ऑक्साइड, परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में आप ऐसे इधर से इधर जाएंगे तो चार्ज इसका डिक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए उसके ऊपर जो है वो चार्ज होना चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। वो नेगेटिव चार्ज को बियर कर सकता है, सहन कर सकता है, रख सकता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए O2 ही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और उसके बाद में जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज होता जा रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। बी आंसर एकदम सही है। फेमस टाइप का ये, काफ़ी ज़्यादा फेमस टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 74 यदि आप देखोगे इसको, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एलिमेंटल सोडियम। एलिमेंटल सोडियम के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको पहचानना है, वो क्या है? इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई जो सोडियम है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी है, वो तो सोडियम Na+ बनाता है और इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे को, तो वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये फॉल्स है। इन्होंने पूछा करेक्ट, ओके। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन। ये भी भाई फॉल्स है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में आपका देखो H+ भी होगा एक्वस सॉल्यूशन में, और Na+ होगा, तो ये कैथोड पे जाकर के रिड्यूस होंगे। कैथोड पे जाकर के क्या होंगे, ये रिड्यूस होंगे। तो कौन ज्यादा होगा? जिसका
SRP ज़्यादा है, तो SRP किसका ज़्यादा है? H का ज़्यादा है 0.0, इसका तो माइनस में होता है, Na का तो माइनस में होता है, इसलिए हमेशा याद रखना एक्वस यदि इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ और एक्वस सॉल्यूशन का और उसमें यदि Na+ भी है तो कैथोड पर डिस्चार्ज होने के लिए H+ जाएगा, Na+ नहीं जाएगा। इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से एलिमेंटल सोडियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो हमें कैथोड एनोड कहीं भी नहीं मिलेगा, वो सॉल्यूशन में रह जाएगा Na+ की फॉर्म में। ये कह रहा है एलिमेंटल सोडियम, तो ये आपका फॉल्स हो गया। इट्स डेंसिटी इज लोअर देन के, नहीं भाई, इसकी डेंसिटी ज्यादा है पोटेशियम से, कम नहीं है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है पोटेशियम से, ठीक है, कम नहीं है, तो ये भी F हो गया। इट इज इजीली ऑक्सीडाइज, ये बात सही है, यह इजीली ऑक्सीडाइज होकर के Na+ बनाता है, ठीक है। तो इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था और डी आपका सही आंसर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं 75 में, और 75 का जो है वो काफी ज्यादा आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये कह रहा है नोट ए कीलेट, कीलेट कौन सा नहीं है बोल करके, तो कीलेट का पता देखो, ये जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं ये कीलेट बनाते हैं। ये आपका DMG लिगेंड है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये भी कीलेट बनाता है क्योंकि ये आपका डाइडेंटेट लिगेंड है। इथाइलिन डाइएमिन डाइडेंटेट लिगेंड है, कीलेट बनाएगा। ये आपका जो है डाई ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन लिगेंड है, ग्लाइसिनेटो है, वो भी आपका कीलेट लिगेंड है, डाइडेंटेट है। तो ये जो है तीनों, ये आपके डाइडेंटेट लिगेंड है, इसलिए कीलेट फॉर्मेशन करते हैं। मेटल के साथ जो डाइडेंटेट लिगेंड होते हैं वो आपके कीलेट फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह से, जैसे ये लिगेंड है, ये आपके दो बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरह से रिंग बनाएंगे। इस तरह के रिंग वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोलते हैं कीलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वो कौन बनाता है? जो डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट इस तरह से लिगेंड होते हैं वो बनाते हैं। अब आप देखोगे तो इसमें देख लो, टेट्राएमीन ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, डाइक्लोरो ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी कि इसमें कोई डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड नहीं है, इसलिए इसमें कीलेट नहीं बनेगा। तो यही उत्तर है, क्योंकि इन्होंने बोला है नॉट ए कीलेट, यानी कि कीलेट कौन सा नहीं बनाएगा, तो भाई सी वाला जो ऑप्शन है वो नहीं बनाएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है 76 का, ये बेसिकली आपको पता है तो आप कर दोगे, वरना आप भजन करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली इन्होंने उठाया है, नेट का एग्जाम दिसंबर 2018 में शायद ये आया था क्वेश्चन एज इट इज, वहां से इन्होंने लिया है, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं ये, सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है इसका। द मटेरियल दैट एग्जिबिट द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड, इसकी हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है SnX की है। ये एक फैक्ट है, मतलब इसकी SnX की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वो मेटेलिक एलिमेंट्स की तरह, मेटल्स की तरह बिहेव करता है। कौन? आपका SnX। ये फैक्ट है बेसिकली, जब आप सल्फर नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ते हो ना वो। अब ये सल्फर नाइट्रोजन के कंपाउंड हमारे सिलेबस में तो थे नहीं HPSC में, हम पढ़ेंगे क्यों, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन आपको पता है ये दे देते हैं, इनका कोई अता पता नहीं रहता है, ये क्वेश्चन कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। 77 का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अमंग द गिवन बोरेंस और हेट्रोबोरेंस हमारे पास हैं। हमें बेसिकली करना क्या है, हमें आपका यहाँ बताना है क्लोजो कौन सा है, तो देखो भाई इसमें काफी ज्यादा सिंपल है। क्लोजो के लिए फॉर्मूला मैं आपको लिख रहा हूं, याद रखना, BnHn2-, ये इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं वो क्लोजो होते हैं, ठीक है। अब ये तो देखो वैसे ही नहीं है, ठीक है। अब ये भी वैसे ही नहीं है, दोनों बाहर हो गए। अब इसको और इसको हमें ट्राई करना है, तो पहले मैं सी को ट्राई कर रहा हूं, सी ही इसका आंसर है, सी को बता रहा हूं मैं आपको कैसे, ठीक है। अब यहां समस्या ये हो गया कि मैंने लिखा है BnHn, लेकिन यहां तो जर्मेनियम भी है और कार्बन भी है, इनका क्या करोगे, है ना। तो इनका रिप्लेसमेंट होता है बेसिकली। तो आपको, यदि आपने बोरेंस पढ़े हैं तो जर्मेनियम और कार्बन का जो रिप्लेस है वो आपका BH है, यानी कि एक जर्मेनियम को और एक कार्बन को आप किससे रिप्लेस करोगे? BH से। एक जर्मेनियम को भी इसी से करोगे, कार्बन को भी इसी से करोगे, ठीक है। तो अब आप लिखते चले जाओ, जर्मेनियम इसकी जगह, जर्मेनियम की जगह मैंने लिखा, देखो मैं रिप्लेस करके ये वाला फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है ना, मतलब इसको बोरेन में कन्वर्ट करूंगा पहले। तो जर्मेनियम की जगह मैंने लिखा BH, ये इसका रिप्लेसमेंट दे दिया। C2 यानी कि कार्बन यहाँ पर 2 है, तो एक कार्बन का भी रिप्लेसमेंट BH है, तो 2 का हो गया B2H2, ये मैंने इन दोनों की जगह रख दिया, GeC2 की जगह। आगे B9 और H11 ऐसे की ऐसे। अब आप इसका फॉर्मूला बना दो, देखो B कितने हो गए, B तो हो गए 12, हो गए ना, 9, 2 और 1 12 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 11 और 2 आपके 13 और 1 14, ये लो हाइड्रोजन हो गए 14, तो B12
H14। अब B12 H14 से ये वाला फॉर्मेट कैसे आएगा, इसमें जितने का अंतर है आप देखो, ये बोरॉन और हाइड्रोजन में कितने का अंतर है, ये 12 है और ये 14 है, तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो आप इससे 2H प्लस माइनस करोगे, 2H प्लस क्या करोगे, इससे माइनस करोगे, किससे, B12H14 से 2H प्लस माइनस करते ये हो गया B12H12 और 2 माइनस ऊपर, क्योंकि 2H प्लस आप माइनस कर रहे हो इसलिए 2 माइनस का चार्ज आएगा। तो आपने देखा अब ये जो फॉर्मूला है ये इसको फॉलो कर रहा है, किसको, BnHn 2 माइनस को। देख लो n की वैल्यू 12 हो गई और 2 माइनस ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये क्लोजो के फॉर्मूलों को, क्लोजो बोरेन के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यही इसका उत्तर है। अब आप चेक करके देखना, ये जो है ये इसका उत्तर आपसे नहीं बनेगा, कौन सा, ये वाला C2B9। आप इसको रिप्लेस करके देख लेना, C2 की जगह आप लिखो B2H2, क्योंकि एक C का रिप्लेसमेंट आपका BH है, तो 2 का हो गया B2H2, ये हो गया B9 और ये हो गया H11। अब इसका आप फॉर्मूला बना लो, तो ये हो गया B11 और H आपका हो गया 13 और 2 पे आपका आ गया माइनस। तो ये तो देखो गलत है, BnH2n की वैल्यू, ये BnHn की वैल्यू मिल नहीं रही ना, दोनों NN नहीं है, एक 11 है एक आपका 13 है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्लोजो नहीं है, तो क्लोजो केवल ये है। कैसे साबित होगा मैंने बता दिया, क्लोजो का फॉर्मूला BnH2n 2 माइनस है। ये कौन सा बोरेन फॉलो करता है ये निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको रिप्लेसमेंट पता होना चाहिए। जनरली 2-3 एलिमेंट और है जिनके रिप्लेसमेंट है, यहाँ हमें केवल जर्मेनियम और कार्बन का काम आ रहा है, इसलिए हमने इन्हीं का लिखा है। BH से रिप्लेस होते हैं, रिप्लेस करके आप पहले बोरेन का फॉर्मूला बनाओ ये, फिर देखो आप बोरोन और हाइड्रोजन के नंबर में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब 2H प्लस आपको माइनस करना है। तो ये जो फॉर्मूला आएगा फिर आपको उसको क्लोजो के फॉर्मूले से मिलाना है, यदि मिल गया तो आपका क्या होगा, वो क्लोजो है, तो ये आपका C आ गया। तो अब हम बेसिकली आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 78 के ऊपर। 78 में इन्होंने हमें एक केमिकल रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट पूछा है और केमिकल रिएक्शन यहाँ दी है, जिसका रिएक्टेंट हम समझ रहे हैं कि बेंजीन रिंग पर इन्होंने एक जो कीटोनिक ग्रुप अटैच किया है और उससे बाद में कार्बन चेन एक 4 कार्बन की जुड़ी हुई है। यहाँ इन्होंने ब्रोमिनेशन के रिएजेंट दिए हैं। रिएक्शन को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है और ब्रोमिनेशन हो रहा है, और ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से या तो इस मेटा पोजीशन पे आपका Br आएगा या इस मेटा पोजीशन पे Br आएगा, तो इसमें मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से मेटा ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन एक्चुअल में आपका कॉन्सेप्ट तो इस केस में सही है, लेकिन आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यह रिएक्शन एक स्पेशल केस है जिसमें अल्फा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होता है। इस अल्फा पोजीशन पे क्यों, क्योंकि रिएक्शन इनोल इंटरमीडिएट के माध्यम से प्रोसीड होती है, जिसमें अल्फा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होना ज्यादा आसान है बजाय कि इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होना। इसलिए इस रिएक्शन में अल्फा पोजीशन पे Br आएगा, अल्फा ब्रोमिनेशन का ये केस है, ठीक है। और इसलिए इस रिएक्शन में आपका D उत्तर हो जाएगा। ये रिएक्शन कहाँ मिल सकती है, इसको भी मैंने ढूंढने की कोशिश की और ये मिल गई हमें क्लेडन में। क्लेडन में ये 461 पेज में ये एज इट इज ये रिएक्शन आपके सामने यहाँ दी हुई है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी मैकेनिज्म भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। सेम रिएक्शन उठाई है इन्होंने, चेंज तो किया कुछ भी नहीं, और ये देखिए आपका ये है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर इतना था आपका 78। स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, इस डेटा से NMR का डेटा है भाई, स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करनी है। सबसे पहले आप वो देख लो, क्या आपके नंबर ऑफ जो सिग्नल वगैरह है वो देख लो। तो इन्होंने 6 कार्बन का एक दिया है डबलेट, 6 कार्बन का डबलेट दिया है। तो 6 कार्बन कौन से हो गए, ये रहा CH3 और ये रहा CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, मतलब देखो सही किया इसने करने वाले ने, जैसे पेपर लिया हमने, ओके। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये 6 कार्बन एक ही तरह के हो गए, और यहाँ पर पड़ोस में एक हाइड्रोजन है, इसलिए इसका 6 कार्बन का डबलेट आएगा। एकदम बात सही है। 4 हाइड्रोजन जो हैं, 4 हाइड्रोजन का आपका ट्रिपलेट आएगा, ठीक है। तो 4, अच्छा ये भी 4 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट और उसके कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, इसका मतलब इनकी कपलिंग हो रही है आसपास है, तो भाई 4 ये यहाँ से आएगा, यहाँ 2H है और यहाँ भी 2H है और यहाँ भी 2H है और यहाँ भी 2H है, यानी कि ये देखो, अब आप समझ गए, ये जो 4 हाइड्रोजन है एक ही टाइप के हैं, ये इन 4 से कपलिंग कर रहे हैं, इसलिए इनका कपलिंग कांस्टेंट सेम है, मतलब म्यूचुअल कपलिंग हो रही है इनकी, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, ये 4 का ट्रिपलेट आ गया और ये भी 4 का ट्रिपलेट आ गया।
कुल मिला के दोस्तों बात ऐसी है, कहानी खत्म हो गई यहीं पर, ए ही इसका उत्तर है, बात खत्म, ये ए ही इसका उत्तर है। एक हाइड्रोजन का सेप्टेट दिया है, तो भाई ये जो हाइड्रोजन है ना, ये देखो, ये जहां से मैंने तीर स्टार्ट किया है, ये एक हाइड्रोजन का सेप्टेट आएगा, क्योंकि इसके बगल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। तो यही होगा। अब देख लो कि इतना मिल गया तो किसी और का मिलने का चांस ही नहीं है। तो करने वाले ने एकदम सही किया भाई, पेपर हमने एकदम सही आदमी से लिया है, ठीक है, गलत आदमी से नहीं लिया। ओके। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 80 है। 80वां जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, और वो कह रहा है कि आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन कराना है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल का, ठीक है। तो देखो भाई 1 मिथाइल जो साइक्लोहेक्सेनोल है वो आप बनाओगे तो इस तरह से बनेगा, ये आपका साइक्लोहेक्सेनोल है और 1 पे मिथाइल लगाना है, यानी कि यहीं पे आपको मिथाइल लगाना है, ठीक है। अब एसिड कैटलाइज्ड आपको डिहाइड्रेशन कराना है, ये लो। एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन में आप जानते हो -H2O, यानी कि एक H2O का मॉलिक्यूल निकलता है, एल्कीन बनता है, ठीक है। ये आप जानते ही हो, अल्कोहल की फेमस रिएक्शन है, एल्कीन की प्रिपरेशन रिएक्शन है। अब आप इसका ये जो है बेसिकली इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है इसमें, तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इसका OH का प्रोटोनेशन हो जाएगा और एक H2O बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन आएगा। कहाँ आएगा मैं बता देता हूँ, ये लो, बेंजीन रिंग नहीं है भाई, ये CH3, ये लो, यहाँ पर कार्बोकैटायन आ गया। अब सवाल ये आता है कि अब जो हाइड्रोजन रिमूव होगा, प्रोटॉन एक और रिमूव होगा जिससे डबल बॉन्ड बनेगा ना, यदि वो इस CH3 से रिमूव होगा, देख लो, सुन लो बात को, इस CH3 से रिमूव होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। यदि वो यहाँ से रिमूव होगा, कहाँ से, यहाँ से, जहाँ से मैं गोला कर रहा हूँ, या यहाँ से, ये दोनों इक्वल पोजीशन है, कहीं से भी रिमूव हो जाए तो आपका प्रोडक्ट बनना है ये, जैसे मैं यहाँ से करता हूँ तो ये लो, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आपको दिख रहा है ना अच्छी तरह से, हाँ। तो अब इनमें देख लो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है, ज़्यादा स्टेबल एल्कीन मतलब सेटजेफ रूल लगेगा ना, जब जब एक रिएक्शन में एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी होती है तो सेटजेफ रूल लगता है, और सेटजेफ रूल ये कहता है कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन आपकी ये हुई है ना, इसका मतलब आपका CH3 ग्रुप ऐसे कैसे रहेगा और ये बनेगा, तो ये हो गया आपका 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन हो गया, है ना। तो ये देखो, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, ये तो एल्केन है, वैसे ही खत्म है। ये मीथेनॉल है, ये भी नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये भी नहीं है। हमें तो एल्कीन बनाना है, एल्कीन केवल इसी में है, देखो इन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, एकदम बात सही है, यही प्रोडक्ट है, ये रहा, है ना। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, बात खत्म। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि SN1 में इंटरमीडिएट होता है आपका कार्बोकैटायन, ठीक है। तो जिस कार्बोकैटायन जिस कंपाउंड के कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत सीधी सी बात है। जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है वो उस रिएक्शन के लिए ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर कार्बोकैटायन देखते चले जाते हैं, देखो मैं Br हटाता जाता हूँ और जो कार्बोकैटायन बनेगा उसको मैं बनाता जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने Br हटाया तो कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, आपका एलाइल कार्बोकैटायन बनेगा, ये आपका प्राइमरी एलाइल हो गया, प्राइमरी एलाइल कार्बोकैटायन हो गया। यहाँ से मैंने ये Br हटाया और यहाँ बनेगा तो ये आपका प्राइमरी बेंजाइल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये मैंने Br हटाया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये आपका हो गया, ओके, ये आपका हो गया साथियों सेकेंडरी बेंजाइल। सेकेंडरी बेंजाइल मतलब इसका स्ट्रक्चर तो देखो क्या कितना कमाल का बन रहा है, ये देखो, ये इसका यही तो है, C6H5 दोनों तरफ, ये रहा, ये लो, ये आपका सेकेंडरी बेंजाइल है और उसमें भी दोनों फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, ओके। ये इसमें यहाँ से Br हटाया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये बना आपका कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन है, एक तरफ आप मिथाइल लगाएंगे और एक तरफ आप बेंजीन रिंग लगाएंगे, ये लो, हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देखो ये सेकेंडरी बेंजाइल वाला जिसमें बेंजीन रिंग लगी हुई है दोनों तरफ, वो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा है स्टेबल है। होने के लिए तो ये भी सेकेंडरी बेंजाइल है, लेकिन इसमें एक तरफ मिथाइल लगी हुई, उसमें एक दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगी हुई, जिससे ज़्यादा रेजोनेंस है, इसलिए ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका जो कंपाउंड है, यानी कि अब मैं ये आपका हटा देता हूँ, ये लो, ये कंपाउंड ही इसका क्या है, आपका सबसे ज़्यादा SN रिएक्शन के लिए रिएक्टिव है। कौन सा कंपाउंड, सी वाला ऑप्शन जो है वो, ठीक है, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है।
गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने पूछा है, 64 एटॉमिक नंबर भी दिया है। देखो गैडोलीनियम से पहले आता है यूरोपियम। यूरोपियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा 4f7। अब इसके बाद आता है गैडोलीनियम। गैडोलीनियम में 4f, आप क्या सोच रहे हो 8 होता है? 8 नहीं होता, वो हाफ फील्ड होने की वजह से 4f7 ही रहता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d1 में जाता है। तो आप समझ गए इसका गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, काफ़ी फेमस है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यूरोपियम के गैडोलीनियम के बहुत पूछते हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस बहुत देर से अब आए हैं। फॉर द रिएक्शन ए टू बी टू ए बी टू, ऑर्डर इन्होंने दिया है विद रेस्पेक्ट टू ए इतना है और विद रेस्पेक्ट टू बी इतना है। तो जो आपका क्या बोलते हैं, यदि आप पहले रेट लो लिखते हैं, ये लो रेट इज इक्वल टू आपका के, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है आपका 2 और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है आपका 1। ओके, अब क्वेश्चन इनका ये है कि व्हाट विल बी द चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इफ ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें और बी की आधी कर दें। ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल, बी की आधी। ए की डबल तो ये हो गया आपका 2a का पावर 2 और बी की आधी मतलब ये आधी, आधा बी और इसका पावर कुछ भी नहीं। तो अब आप ये जो कोफिशिएंट, ये जो क्या बोलते हैं फैक्टर है, इनको बाहर निकाल लो। 2 की पावर 2 इंटू आपका हाफ, है ना, ये बाहर निकाल लो तो 4 इंटू हाफ, तो यानी कि 2, यानी कि वो जो रेट है वो 2 गुना इंक्रीज होगी। यहाँ भाई ये मात खा गए हमारे साथी हैं ये जो करके आए हैं, यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी इन्होंने, ये इंक्रीज बाई 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। 4 टाइम नहीं आएगा, इन्होंने 4 टाइम कर दिया, बताइए हो गई ना बल्ले बल्ले। ऐसे ही तो होती है बल्ले बल्ले, और कैसे होती है, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है ना। CFSE इन्होंने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए दी है, ये देखो ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इन्होंने कहा है कि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बता दो, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFT यानी कि डेल्टा T बता दो, और ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE यानी कि इन्होंने डेल्टा O आपको दिया है। अब डेल्टा T और डेल्टा O में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 इंटू डेल्टा O, यही तो है। अब आप ये करोगे तो 4/9 इंटू आपका डेल्टा O की वैल्यू कितनी है 18,000। अब इसकी आप काटापीटी कर दो 2000, 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000, तो बी आपका ऑप्शन आएगा। तो यानी कि कुल मिला के ये जो क्वेश्चन बेस्ड था ये आपको डेल्टा T यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो CFSE है उसमें और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। यदि वो है तो आप फटाफट से इसको कर लोगे। ये क्वेश्चन बेसिकली ईथर्स का है और ईथर्स की हम लोग जो रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HX के साथ में, तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा उसकी है ये, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये ईथर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका C6H5, चलो इसका वैसा लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ बात पते की, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है। CH2 और आपका ऑक्सीजन और ये आपका ये है, देखो ये है। अब आप HX की रिएक्शन कराओगे तो दुविधा ये है कि H किसके साथ जाएगा और X किसके साथ जाएगा, यानी कि बॉन्ड यहाँ से टूटेगा कि यहाँ से टूटेगा, ठीक है। तो इसको एक पॉसिबिलिटी देते हैं, इसको 2 पॉसिबिलिटी देते हैं। देखो जो H है आपका बेसिकली ये रिएक्शन है ना, अब आपका इसमें क्या है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये देखो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इसलिए ये रिएक्शन अब आपकी SN1 मैकेनिज्म से चली जाएगी, जो कि जनरली किससे होती है, SN2 से होती है, लेकिन अब ये SN1 मैकेनिज्म से जाएगी। और SN1 मैकेनिज्म से जाएगी तो यहाँ पर तो आपका हैलोजन जुड़ेगा इससे, तो और जो ये वाला पार्ट है पूरा, ठीक है ना, इससे आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा HX में, यानी कि जो बॉन्ड क्लीवेज हो आपका 1 पोजीशन पे होगा। 2 पोजीशन पे क्यों नहीं होगा, 2 पोजीशन पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो एराइल पार्ट है ये SN रिएक्शन देती ही नहीं है, न SN1 देती है न SN2 देती है, इसलिए 2 पोजीशन से क्लीवेज नहीं होगा, क्लीवेज होगा 1 पोजीशन से। बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो बन गया फिनोल और ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड, यदि Cl लोगे तो Br, यहाँ पे Br लिया हुआ है तो बेंजाइल ब्रोमाइड। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम सही है, हमारे साथी ने एकदम बिल्कुल सही किया है। C6H5CH2Br और ये जो बी है वो फिनोल। ये हमने ईथर का जो क्लीवेज है वो हमारे जो कंटेंट है उसमें बहुत शानदार तरीके से लिया है और वहाँ भी यह एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ईथर में जो बॉन्ड क्लीवेज था वो है ये सिंपल सा NCERT का सवाल है। इन्होंने बोला है कि एमीन के लिए आपको नॉट करेक्ट बताना है, गलत बताना है, तो गलत अभी बता देते हैं, हमारा तो काम ही यही है गलत को और सही को पहचान करना, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है मोस्ट एल्काइल एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया सॉल्यूशन। सही बात है, ये तो जो आपके जो एमीन्स होते हैं वो अमोनिया से तो ज़्यादा ही बेसिक होते हैं, बात खत्म। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, इसको हमने लगाया ट्रू।
पीकेबी वैल्यू ऑफ इथाइल एमीन इज लोअर देन बेंजाइल एमीन। पीकेबी वैल्यू देखो, जिसकी जिसकी पीकेबी वैल्यू आपकी कम होती है वो ज़्यादा बेसिक होता है। तो बेंजाइल एमीन से ये आपका इथाइल एमीन है वो ज़्यादा बेसिक है, तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, ये लो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब अगला आ गया आपका जो है वो, तो अब ये हो गया। आप सी स्टेटमेंट को जरा चेक कर लेते हैं। सी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपका ये जो मिथाइल एमीन है ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड रिलीज NO2। NO2 रिलीज करता है, बेसिकली ये NO2 रिलीज नहीं करता, देखो ये N2 रिलीज करता है। और यही दिखाने के लिए ये जो NCERT की बेसिक जो इक्वेशन है अमोनिया की, NCERT की जो बेसिक इक्वेशन है वो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। और इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर देखो ये स्क्वायर में बंद कर दिया है, ये रहा, ये मैं NCERT की इक्वेशन लाया हूँ। आप ये मत समझ लेना पेपर में लिखी हुई थी, ठीक है, पेपर में नहीं लिखी हुई, मैंने यहाँ पहले से रखी हुई है क्योंकि मुझे पता था इतना लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, तो अब आप इस रिएक्शन को देखो, RnH2 की रिएक्शन है आपके HNO2 से, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पहले ये अनस्टेबल एक डाइजोनियम सोल्ट बना है और और वो तुरंत डिकम्पोज होकर के अल्कोहल और N2 गैस रिलीज करेगा। इन्होंने कहा NO2 गैस रिलीज करेगा, NO2 नहीं भाई, यहाँ पर N2 गैस रिलीज होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि जो डाइजोनियम सोल्ट बनता है वो अनस्टेबल होता है, बेसिकली उसमें रेजोनेंस नहीं होता, अनस्टेबल होता है, और वो अल्कोहल और आपका N2 गैस रिलीज करता है। ये कह रहा है CH3NH2 रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड रिलीज NO2 गैस। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, और जो गलत बात है वही हमारा उत्तर है, यानी कि सी ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने कहा है नॉट करेक्ट, ठीक है। अगला वाला भी पढ़ लेते हैं। हाइजेनबर्ग रिएजेंट जो है रिएक्ट विद सेकेंडरी एमीन टू फॉर्म सल्फोनेमाइड, ये बात भी एकदम सही है। तो ये सारे स्टेटमेंट हैं वो ट्रू है, सी को छोड़ करके ए, बी और डी ट्रू है, तो आपका सी आपका आंसर हो गया। कैसे आंसर हुआ मैंने आपको बता दिया। 87 में यदि आप देखेंगे तो ये आपका कौन सा है, बेसिकली आर्रेनियस इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स का है। तो इसमें ये जो आर्रेनियस इक्वेशन का फेमस ग्राफ है, बेसिकली उसमें हमें जो स्लोप और हमें वो देखना आना चाहिए इंटरसेप्ट। तो मैं पहले ये इक्वेशन लिख देता हूं और उसके बाद बता देता हूं आपको स्लोप और इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एस के वर्मा ट्रिक रखो और मजे करो, ठीक है। तो ये हो गया log n k इज इक्वल टू माइनस, ये मैं आरएनएस इक्वेशन लिख रहा हूं पहले, माइनस EA बाई आपका RT और प्लस में आपका हो गया log n a। इतनी बात हो गई, ओके। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। तो x क्या हो गया, x आपका हो गया 1/t और y क्या है, y आपका हो गया log n k। तो ये तो नेचुरल log k, ये तो हो गया आपका y एक्सिस पे, ठीक है, ये रहा। x एक्सिस पे आ गया आपका 1/t, ये रहा। अब जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू क्या बच गई, ये बच गई माइनस EA बाई आर, ये देखो ये m की वैल्यू बच गई ये वाली माइनस EA बाई आर, ये आपका स्लोप है, m यहाँ पर स्लोप होता है, तो स्लोप हो गया माइनस EA बाई आर, और c होता है इंटरसेप्ट, तो ये हो गया नेचुरल log a इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब इसमें आप देख लो, पहले इन्होंने इंटरसेप्ट पूछा है फिर स्लोप पूछा है, तो इंटरसेप्ट है आपका नेचुरल log a, तो ये तो हो गया आपका सी आंसर नेचुरल log a और माइनस EA बाई आर आपका स्लोप हो गया, ठीक है। तो आप समझ में आ गया आपको, y इक्वल टू mx प्लस सी जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो लगाएंगे, तो जो m की वैल्यू होगी वो स्लोप होगी और जो c की वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसमें सही है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा में ट्रिक्स की भरमार है एकदम, ठीक है। अब यहाँ ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, ये कह रहा है लोवेस्ट पीके। देखो भाई हम जानते हैं लोवेस्ट पीके का मतलब क्या हुआ, स्ट्रोंगेस्ट एसिड मान लो आप इसको, क्योंकि पीके जिसकी कम होती है ना वो आपका जो एसिड होता है वो स्ट्रोंगेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें अब आप देखो कि स्ट्रोंगेस्ट एसिड कौन सा हुआ, ये हुआ स्ट्रोंगेस्ट एसिड। क्यों, क्योंकि जो NO2 है बेसिकली उसका आपका स्ट्रोंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है, NO2 स्ट्रोंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो लगते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट एसिड है, इसी का पीके वैल्यू सबसे कम होगा, इसमें कोई किंतु परंतु गुंजाइश नहीं है, ठीक है। पीके रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज जाइए, कभी गलती नहीं करेंगे। आगे इन्होंने कहा है 89 में इथेनॉल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। देखो इथेनॉल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कराना है ऑक्सीडेशन। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो इथेनॉल सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, इसलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक स्पेशल रिएजेंट आता है PCC,
पीसीसी यूज लेंगे वो इथेनॉल को एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाने देता है, ठीक है। तो इसका ये आएगा सी आंसर। अब यहाँ इन्होंने ए दे रखा है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, तो रिडक्शन थोड़ी ना कराना है भाई, ऑक्सीडेशन कराना है। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी नहीं आएगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, ये सीधा इथेनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। पीसीसी इसका सही आंसर है, जो उसको फिक्स पर्टिकुलर कहाँ ले जाके रोकता है, एल्डिहाइड पे, ठीक है। 90 जो है वो ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ट्रांस इफेक्ट का। अब देखो ये सारी चीजें सिलेबस में तो थी नहीं मेरे ख्याल से, ये इन्होंने डाल दिए है सही। मुझे नहीं लगता कि इसमें 80 के आसपास जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के है, और बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो ऊपर नीचे ही है, मतलब ठीक है, उनका सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। द रिएक्शन ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स है, विद टू इक्विवेलेंट Cl माइनस प्रोड्यूसेज, ठीक है। अब इसमें देख लो, मतलब आपको क्या बोलते हैं, जो PT NH3 4 2 प्लस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इसकी रिएक्शन दो इक्विवेलेंट Cl माइनस से करानी है। ओके, तो अभी करा देते हैं। ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, PT का आप जानते हो, ये लो ये लो ये लो, और यहाँ मैंने लगाया NH3, यहाँ लगाना है NH3। इसीलिए देखो लिखने में टाइम लगता है ना, इसलिए मैं लिख के रखता हूँ वो चीज़ें, NH3, ठीक है। अब ये 2 प्लस इसके ऊपर चार्ज है, कोई बात नहीं, वो हमें याद है 2 प्लस, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन दो इक्विवेलेंट से करानी है ना, इसका मतलब पहले एक बार Cl माइनस से कराओ, तो Cl माइनस क्या करेगा, एक NH3 को डिस्प्लेस कर देगा। ये लो, ये हमने एक NH3 की जगह लगा दिया Cl, बाकी की जगह NH3 लगा हुआ है। भाई मैं NH3 पूरा नहीं लिख रहा हूँ, N ही लिख रहा हूँ केवल, उससे आप समझ जाना, ठीक है। अब दो इक्विवेलेंट से करानी है, टू इक्विवेलेंट, इसका मतलब एक Cl से और कराएंगे तो एक Cl और लगाओ। अब ये जो Cl है ये कहाँ जाएगा, मतलब इन तीन में से कहाँ जाएगा? देखो पहला Cl तो चारों तरफ NH3 थे, कहीं भी चला जाता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पहला Cl आप किसी को भी हटा के कर देते, लेकिन जो दूसरा Cl है वो किस NH3 को हटाएगा, सिस वाले को हटाएगा कि ट्रांस वाले को हटाएगा? इसलिए ये क्वेश्चन है ट्रांस इफेक्ट का, और जो Cl माइनस है उसका ट्रांस इफेक्ट NH3 से ज्यादा है, सुन लो। इसलिए यहां पर जो अगला Cl आएगा वो पहले वाले Cl के ट्रांस पोजीशन पे ही जाएगा। इसलिए PT पहला Cl आपने कहाँ लगाया, यहाँ लगाया था, अब दूसरा Cl आप यहाँ लगाएंगे, और ये आपका NH3 ये ऐसे के ऐसे रह गया। अब आपको बात समझ में आ गई क्या, कि आपका Cl का ट्रांस इफेक्ट NH3 से ज्यादा होने की वजह से सेकंड Cl पहले वाले के ट्रांस में जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप देखोगे तो ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है। अब ट्रांस में यहाँ पर दो माइनस लगा हुआ है, तो भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर इसका +2 चार्ज है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ Cl2 के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये चार्ज नहीं आएगा। कुल मिला के आपका बी ऑप्शन सही होगा। बात आपको समझ में आ गई? ट्रांस इफेक्ट का ये क्वेश्चन था, सिंपल सा। 91 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है इन्होंने, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं बेसिकली। क्यों? क्योंकि ये प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2ऑल है, ब्यूटेन 1ऑल है, पेंटेन 1ऑल है। तो देखो पेंटेन 1ऑल का मास सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसलिए या तो ये होगा या ये होगा आंसर, ये होगा या ये होगा। अब इसमें देखते हैं, प्रोपेनॉल का मास सबसे कम है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि चारों ही अल्कोहल है, ठीक है। तो आपका ये प्रोपेनॉल का सबसे कम है, ठीक है, पेंटेनॉल का सबसे ज्यादा है। ओके, अब ब्यूटेन 1ऑल और ब्यूटेन 2ऑल में देखना है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर है, देखो आइसोमर है, और आइसोमेरिक कंपाउंड में ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ऐसे नहीं लगता, ठीक है। आइसोमेरिक होने के लिए होने चाहिए ब्रांचिंग के लिए, तो इसमें ब्रांचिंग ब्यूटेन 2ऑल में है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है, तो इसलिए ब्यूटेन 2ऑल का ब्यूटेन 1ऑल से कम हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है। बात आपको समझ में आ गई? भाई ये जिन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया है वो बड़े ही समझदार हैं, और इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सही किए हैं, एकदम लगातार सही किए हैं, ठीक है। अब ये Cu+ इज लेस स्टेबल देन Cu2+ इन एक्वस सॉल्यूशन, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये डी ब्लॉक का। ये कह रहा है, इसकी देखो इस क्वेश्चन बनाने वाले की प्रॉब्लम क्या है, बहुत अच्छी चीज उठाई है इन्होंने। ये कह रहा है कि Cu+ जो है वो आपका 3D10 होता है, ठीक है, और Cu जो 2+ होता है वो 3D9 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 स्टेबल है, तो इस हिसाब से Cu जो है वो Cu+ में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं Cu जो है वो Cu2+ में एग्जिस्ट करता है। इसका रीज़न क्या है? ये Cu2+ ज़्यादा स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में। अब क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए 3D10 से जो एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 3D9 हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी आराम से मिल जाती है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है। किसकी? Cu2+ की।
काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है जब ये बनता है तो एनर्जी निकलती है इसका मतलब निगेटिव है वो, तो इसकी निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन आपका मोर निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+ आयन, ये इसका उत्तर आएगा भाई। यहाँ ये हमारे जो साथी हैं वो मात खा गए, मोर निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+ आएगा इसमें। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। 93 नंबर में मिस मेटल का कंपोजिशन पूछा है, तो मिस मेटल में जो आयरन होता है वो 5% के आसपास होता है, तो लेंथेनॉइड तो होते ही हैं, प्लस में आयरन होता है, तो आपका ये आ जाएगा। जिंक नहीं भाई, देखो मिस मेटल लेंथेनॉइड का होता है तो एक्टिनॉइड तो वैसे ही घर गया। ठीक है, अब लेंथेनॉइड के साथ आयरन लगभग 5% होता है। ठीक है, जिंक नहीं होता, तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। 94 का जो सवाल है बेसिकली वो एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने लिया है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट इतना है, हाउ लॉन्ग 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्शन टेक टू रिड्यूस। ओके, इन्होंने कहा 5 ग्राम हमने लिया था, 3 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, जबकि उसका रेट कांस्टेंट ये है, यानी कि टाइम निकालना है, टी निकालना है। ठीक है, तो आप तो जानते ही हो जो फर्स्ट ऑर्डर का जो आपका क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो ये होता है बोल करके 2.303 डिवाइडेड बाई टी और लॉग, और ये ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जिसको बहुत बार हम लोग R0 भी लिखते हैं, और ये क्या है, ये आपका बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है ना, ए माइनस एक्स टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम R भी लिखते हैं बहुत बार। ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, है ना, तो ये देखो टी का इक्वेशन बना दो। अब टी का इक्वेशन बनाओगे तो 2.303 डिवाइडेड बाई के आ जाएगा और लॉग आ जाएगा, और अब ये तो ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, यानी कि R0 डिवाइडेड बाई R तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। देखो सबसे 2.303, ये देखो 2.303, ये जो मैं लाया हूँ बॉक्स में, पहले बॉक्स बताता हूँ आपको। आप कहोगे सर आप क्या क्या ले आते हो, कहाँ से ले आते हो बोल करके इतना सब कुछ। तो ये देखो ये रहा, ये बॉक्स में मैंने इसका सॉल्यूशन रखा हुआ है एनसीईआरटी, ये आप जरूर टटोलना इसको, ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको बॉक्स में रखा हुआ। ठीक है, अब आप इसमें देखते जाओ, मैं जो बता रहा हूँ वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 ग्राम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बची हुई कॉन्सेंट्रेशन 3 ग्राम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रेट कॉन्स्टेंट ये है। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको इसमें रखनी है। देखो इस इक्वेशन में आपने ये रखी वैल्यू। ठीक है, एक आपने क्या बोलते हैं, ये तो आपने 2.303 है, नीचे आपने के की वैल्यू रख दी, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है। अब आपको इसको सिर्फ सोल्व करना है। सबसे पहले आप इस टर्म को अलग से सोल्व कर लेना, इस टर्म को आप अलग से सोल्व कर लेना। ये आएगा आपको log 5 माइनस log 3 आपको आएगा। आप देखो log 5 की और log 3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ गड़बड़ कर दी ना आपके साथ। क्वेश्चन में log की वैल्यू नहीं दी, क्यों नहीं दी, क्योंकि एनसीईआरटी से एज इट इज इन्होंने क्वेश्चन उठा लिया। ये नहीं देखा कि एनसीईआरटी वाला तो किताब में क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नहीं है वो, इसलिए किताब में तो यदि log की वैल्यू नहीं दे रखी है तो भी कोई बात नहीं, एग्जाम में तो log की वैल्यू देना है ना, इनको कौन समझाएगा। ठीक है, तो log 5 और log 3 की वैल्यू आपको आनी चाहिए, वो आप लगा करके पहले इसका सोल्व कर लेना, और उसके बाद में यहाँ रख के फिर सोल्व करोगे तो आप इनका वैल्यू रख करके आप डिफरेंस निकालोगे तो वो लगभग इतना आएगा। ठीक है, वो लगभग आपका इतना आएगा। ओके, इतना हो गया। तो अब आपका बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, log जो 2 है वो है 0.3010, log जो आपका 4 आएगा वो उसका डबल आएगा, वो कितना आएगा 0.6020। अब log 3 इन दोनों के बीच में है, वो है आपका 0.4771। अब log 5 इससे ज़्यादा है, वो है आपका 0.6990। ये आपका log वो हो गया क्या बोल करके आपका log 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से log 5 की वैल्यू ये लेनी है, log 3 की वैल्यू आपको ये लेनी है, ये लेकर के आप करोगे और डिफरेंस निकालोगे तो वो इतना आ जाएगा, और इस डिफरेंस से फिर आप आगे चलोगे तो ये कुल मिलाकर के आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करोगे आप इसको तो ये देखो 444S आएगा, ये आपका आंसर यहाँ रहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सॉल्यूशन मैंने आपको पकड़ा दिया है। मेरे ख्याल से आप इसको कर लोगे, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, नहीं आए तो कमेंट कर देना, घर आके बता दूंगा, इतना भी क्या है, चाय पानी तो पिलाना ही पड़ेगा आपको। मिथाइल कीटोन्स आर यूजुअली कैरेक्टराइज, भाई मिथाइल कीटोन को किससे पहचानते हैं, फेमस रिएक्शन है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से देते हैं, एक तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें ये पोर्शन हो जिसको मिथाइल कीटोन बोलते हैं, या ऐसे एल्कोहल जिसमें ये पोर्शन हो, वो एल्कोहल क्या बोलते हैं, वो एल्कोहल, ये वाले एल्कोहल और ये वाले एल्डिहाइड कीटोन सारे के सारे आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, इसलिए
इनको बोलते हैं बेसिकली मिथाइल कीटोन, क्योंकि एक तरफ मिथाइल ग्रुप आ गया ना कीटोनिक के, तो मिथाइल कीटोन, इसलिए मिथाइल कीटोन को आयोडोफॉर्म टेस्ट से पहचानते हैं। विच ऑफ विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा नहीं देगा, तो नहीं देगा, कौन सा नहीं देगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका बेंजेल्डिहाइड है, और बेंजेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए ये बेंजेल्डिहाइड आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अब देख लो, मैंने यहाँ पर फिर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, मैंने इस बॉक्स में आपका बेसिकली ये सॉल्यूशन रखा है इसका, ठीक है। सॉल्यूशन और भी है क्या नीचे, हाँ और भी है, लेकिन कोई बात नहीं, बॉक्स इतना ही बन गया। अब इस क्वेश्चन को समझ लो फटाफट से। इन्होंने कहा है व्हाट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन। अच्छा, इन्होंने कहा है NaCl का सॉल्यूशन 3 मोलर का इतना सॉल्यूशन, और BaCl2 का 4 मोलर का इतना सॉल्यूशन, उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेकिन इन्होंने पूछी है क्लोराइड की, क्लोराइड की पूछी है इन्होंने आपको, आपको कहीं आप कुछ और समझ लो क्लोराइड की। तो देखो, आपको सबसे पहले इंडिविजुअल क्लोराइड की निकालनी होगी, इंडिविजुअल पहले आपको क्लोराइड की निकालनी होगी। कैसे निकालोगे जरा देख लो। NaCl की 3m है, और एक NaCl में एक Cl माइनस है, इसका मतलब Cl माइनस की भी 3m ही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये देखो NaCl की 3m, तो Cl माइनस की भी 3m, ठीक है। अब आप देख लो BaCl2 में देख लेते हैं, एक BaCl2 में 2 क्लोराइड है, ठीक है। तो BaCl2 की यदि 4m है, तो क्लोराइड की आपकी 8m हो जाएगी। सुन लो इधर देखो, BaCl2 की 4m, तो Cl माइनस की होगी 2 × 4, यानी कि आपका 8m हो जाएगी। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई, और फॉर्मूला आप लगाओगे मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग वाला। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग यानी कि दो सॉल्यूशन को जब मिक्स कर देते हैं तब कितनी मोलरिटी बनती है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कितनी, मिक्सर की कितनी मोलरिटी होती है, वो निकालने के लिए फॉर्मूला आपका ये रहा M1V1 + M2V2, नीचे V1V2। तो M क्या है, मोलरिटी, तो NaCl में Cl माइनस की मोलरिटी 3, वॉल्यूम 300 ml, और उसका आपका 2 × 4 मैंने बताया था ना 8 आएगा, तो 2 × 4 मोलरिटी आपका BaCl2 में, वॉल्यूम उसका 200 ml, नीचे दोनों का वॉल्यूम, तो 900 + 1600 डिवाइडेड बाई 500, ये आप करोगे तो ये सब कितना आ गया, 2500 आपका ऊपर आ गया, 500 आपका नीचे है, काटोगे तो आपका 5 आएगा, यानी कि 5 मोलरिटी हो गई। यानी कि आप समझ लो कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें क्लोराइड की मोलरिटी कितनी आएगी, 5 आएगी। इन्होंने निकालने में 2.5 निकाला है, आप समझ गए ना गलती कहाँ हुई है। इन्होंने BaCl2 में ये जो BaCl2 की कॉन्सेंट्रेशन है ये ले ली, एक्चुअल में ये नहीं लेना है। एक BaCl2 में 2 क्लोराइड आयन है, इसलिए क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इसकी डबल हो जाएगी, 4.4 की डबल हो जाएगी, 8 हो जाएगी। वो 8 लेना था इनको, M2 में इनको 8 लेना था, है ना। तो आप समझ गए 5.0 इसका सही आंसर है। मैंगनीज का कौन सा कंपाउंड है जो मैक्सिमम रेडियस जिसकी होती है, देखो रेडियस आप जानते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी हाईएस्ट होती है उसकी रेडियस कम होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी लोएस्ट होती है उसकी रेडियस ज़्यादा होती है। तो यहाँ MnO में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी रेडियस ज़्यादा है। सबसे कम रेडियस पूछता तो +7 वाले की थी, +7 में इसकी रेडियस सबसे कम। आप तो जानते ही हो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है साइज छोटी होती चली जाती है, क्योंकि प्रोटॉन जो है उनका अट्रैक्शन फोर्स बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर S ब्लॉक एलिमेंट, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक है। S ब्लॉक एलिमेंट पे कौन सा बोल करके करेक्ट है, ठीक है। तो बेरिलियम हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन ग्रुप 2, ये बात तो सही है। ग्रुप 2 में फर्स्ट एटम कौन सा है, बेरिलियम है, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपकी साइज इंक्रीज होती है, इसका मतलब बेरिलियम की सबसे छोटी है साइज। तो भाई यही करेक्ट हो गया, यही ट्रू हो गया। तो क्या ये सारे फॉल्स हैं, अभी देख लेते हैं। लिथियम इज मोस्ट मेटेलिक, नहीं गलत, लिथियम मोस्ट मेटेलिक नहीं है, मोस्ट मेटेलिक आपका फ्रेंसियम होता है, सबसे लास्ट वाला एटम। मैग्नीशियम इम्पार्ट रेड कलर टू द फ्लेम, नहीं, मैग्नीशियम फ्लेम को कोई कलर नहीं देता है, सुन लो, इसलिए ये भी गलत है। CS इज मोस्ट रिड्यूसिंग, नहीं भाई, नहीं नहीं, ये तो सच में बेवकूफ़ बना रहा है। मोस्ट रिड्यूसिंग हम पहले एक क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं। मोस्ट रिड्यूसिंग क्वेश्चन आपका Li होता है, ये नहीं होता है। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन, मोस्ट रिड्यूसिंग आपका Li, इसलिए ये भी गलत है। सही है भाई, बात सही है, ये ही सही है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स, करते 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 100, ओके। तो क्या बोलते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। PH5 और BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट।
PH5 और BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। ये बात एकदम सही है। क्यों सही है मैं आपको बताता हूँ। बिस्मथ जो होता है ना, बिस्मथ, वो क्या है कि पी ब्लॉक में आप जानते हो ऊपर से नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो बिस्मथ की जो जो आपकी बिस्मथ की +3 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है इससे Bi+5 वाली से। इसलिए बिस्मथ क्लोरीन, बिस्मथ केवल +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड केवल और केवल फ्लोरीन के साथ बनाता है। इसके अलावा किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि बिस्मथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्रिएट कर दे। तो क्लोरीन में भी नहीं है, इसलिए बिस्मथ क्या बोलते हैं, ये नहीं बनाता है BCl5। और फॉस्फोरस है वो PH5 नहीं बनाता है, क्योंकि PH5 कंपाउंड बनना एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं निकलती है, इसलिए ये नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें लग रहा है भैया, आपको पता होना चाहिए। p pi d pi बॉन्ड प्रेजेंट इन SO2 एकदम सही है। जब SO2 बनता है तो आप जानते हो कि ये जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बन रहा है ना, उसमें सल्फर के d ऑर्बिटल काम आते हैं और उसके p ऑर्बिटल। तो ये पाई बॉन्ड में सल्फर के d और इसके p यानी कि d pi p pi हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है। SeF4 CH4 हैव सेम शेप, नहीं नहीं, ये तो बात बिल्कुल ही गलत कर रहा है। हमें पता है कि जो SeF4 की साइज है ना वो वही होती है जो SF4 की होती है। बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो SeF4 की साइज होती है 600। वही हाइब्रिडाइजेशन sp3d और वही आपका क्या बोलते हैं 4 बॉन्ड पेयर प्लस में 1 लोन पेयर। तो ये आपकी सीसो स्ट्रक्चर होगी, इसकी तो सीसो स्ट्रक्चर है, इसकी टेट्राहेड्रल है। तो ये कह रहा है सेम शेप, नहीं नहीं नहीं, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो यही हमारा उत्तर है सी वाला। आगे और पढ़ लेते हैं। I3 हैज बेंट ज्योमेट्री। भाई I3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, I3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। I3 माइनस जरूर एग्जिस्ट करता है और जो आपका लीनियर होता है। I3 तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से ये हो गया कि I3 कुछ नहीं होता है। तो ये I3 कह रहा है बेंट ज्योमेट्री होगी। भाई कहां से बेंट ज्योमेट्री होगी? I3 तो कुछ होता ही नहीं है। I3 माइनस होता है और उसकी भी लीनियर होती है। इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसमें देखो एक फॉल्स चुनवाया था ना इन्होंने, इसमें 2 फॉल्स हो गए भाई, ये दोनों फॉल्स हो गए। क्वेश्चन डिलीट में गया, क्वेश्चन डिलीट में गया साथियों। तो आपने देखा कम से कम 5-6 क्वेश्चंस हैं वो डिलीट में चले गए, है ना। कईयों में 2 ऑप्शन है, कईयों में ऑप्शन ही सही नहीं है, कईयों में ऑप्शन में मिस्टेक है ना। तो ये कम से कम 5-6 क्वेश्चन डिलीट में चले गए। और आपको मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो जो भी समझाया है इस वीडियो सॉल्यूशन में वो प्रॉपर तरीके से समझाया होगा। रात का 1:37 हो गया है ये रिकॉर्डिंग मुझे करते करते, ठीक है। कल मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ, सुबह उठूंगा, कब उठूंगा पता नहीं, ठीक है। तो इतना लेट नाइट इसलिए हो जाता है क्योंकि सब सोने के बाद ही रिकॉर्डिंग एक्चुअल में प्रॉपर हो पाती है। इसीलिए आप समझ रहे होंगे कि टेस्ट सीरीज़ में पूरा कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देना कितना मुश्किल हो जाता है ना। तो फिर भी लेकिन कोई बात नहीं, हो रहा है सब कुछ धीरे धीरे, आपका साथ रहा तो बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि ये वीडियो सॉल्यूशन देख करके आपको ज़रूर आनंद आया होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को पकड़ने की कोशिश की है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा है। मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की है कि उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी का कोई पैरा है, कोई इमेज है, कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला है, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वो मैंने एज इट इज रख करके आपको बताने की कोशिश की है कि ये देखो क्वेश्चन इस तरह से वहां से आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि एचपीएससी का जो आप जिन लोगों ने पेपर अच्छा किया है वो एसकेटी में भी काफ़ी अच्छा करेंगे, ठीक है। तो एसकेटी के लिए हो सकता है मैं एक वीडियो भी बना दूं कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।